Hello guys, welcome back to our channel part 6 triplets की वाइफ। चैप्टर 26 ऑफिस फाइट। कुछ देर बाद तीनों कपल ऑफिस पहुंच जाते हैं और कार से नीचे उतरते हैं। फिर तीन जोड़े कार्यालय में प्रवेश करते हैं। फिर पूरा ऑफिस स्टाफ बुके देकर शादी की बधाई देता है। मैनेजर कहता है, अंडरस्कोर सर, आपके तीन बिजनेस पार्टनर मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर मेहरा, एमआर साहनी भी। शौर्य तीन लड़कियों की तरफ देखकर पूछता है, अंडरस्को, क्या आप हमारे साथ मीटिंग में शामिल होना चाहेंगी या ऑफिस में घूमेंगी? निशा प्रिशा की तरफ देखकर कहती है, हम चले क्या? वह दोनों हाँ में इशारा करते हैं। निशा शौर्य से कहती हूँ, अंडरस्को जी पतिदेव, हम तीन भी आएंगे। अब शौर्य, श्लोक, शरद और निशा प्रिशा बैठक कक्ष की तरफ जाने लगती है और बैठक कक्ष के अंदर प्रवेश करती है। असल में मिस्टर मेहरा त्रिशा और प्रिशा के पापा थे और मिस्टर साहनी निशा साहनी के पापा थे। अब तीन जोड़े मीटिंग रूम में पहुंचकर एकदम सामान्य व्यवहार करते हैं। मीटिंग रूम में नॉर्मली मीटिंग चल रही थी, बिना किसी इमोशन के, जैसे आप मेरे पिता हैं, आप मेरी बेटी हैं का कोई सीन नहीं था। मीटिंग रूम में तीन जोड़े के साथ मिस्टर साहनी, मिस्टर मेहरा और तीन लड़कियां कनक, काव्या, रूपाली थी। मुलाकात करीब 2 घंटे तक चलने के बाद निशा, त्रिशा, प्रिशा और काव्या, कनक, रूपाली मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है क्योंकि अब पर्सनल मीटिंग होने वाली थी साहनी, मल्होत्रा और मेहरा के बीच। मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद निशा, प्रिशा, त्रिशा वॉशरूम जा रही थी, तभी रूपाली, कनक और काव्या इनके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद 6 के 6 लोग बाहर आते हैं। रूपाली, कनक, काव्या हमारी तीन हीरोइनों को कच्चा खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। रूपाली, अंडरस्को, अच्छा तो तुम हो मिस निशा, मिस्टर शौर्य की पत्नी। निशा कहती है, अंडरस्को, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मिस निशा नहीं, मिसेज निशा शौर्या मल्होत्रा हूँ। रूपाली गुस्से से कहती है, अंडरस्को, बस चुप हो जाओ, शौर्य सर मेरे थे, मैं उनपे लाइन मारती थी, पता नहीं तो मनहूस कहाँ से आ गई। प्रिशा गुस्से से कहती है, अंडरस्को, भूतनी तू होती कौन है? मैं मेरे दोस्त को धमाके वाली, औकात क्या है तेरी? और जो अतीत था वह अतीत था, अब शौर्य भैया की शादी मेरी दोस्त निशा के साथ हो गई है, तो बेहतर ही होगा तो उन्हें भूल जा। कनक कहती है, अंडरस्को, हेलो मैडम, इतना भाषण देने वाली तुम होती कौन हो? प्रिशा कहती है, अंडरस्को, मैं श्रीमती श्लोक प्रिशा मल्होत्रा हूँ। कनक कहती है, अंडरस्को, ऐसा कहने की हिम्मत मत करना, श्लोक मेरा है। त्रिशा कहती है, अंडरस्को, ओए बेशर्म, शर्म नहीं आती, किसी और के पति को अपना कहते हैं? काम से कम माँ बाप की इज्जत कर ले, किसी और के पति को अपना कह रही है, नालायक। काव्या गुस्से में कहती है, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ इस तरह बात करने की? अब आप कौन हैं? आपकी सीमाएं क्या हैं? त्रिशा कहती है, अंडरस्को, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस खडूस। मैं श्रीमती शरद त्रिशा मल्होत्रा हूँ। अगर तुम्हारा क्रश मेरे पति पर है ना तो भूल जाना, वरना वही गट दूंगी तुझे। ये सब ऑफिस का एक कर्मचारी देख रही थी, इसलिए सीधे मीटिंग रूम में श्लोक को कॉल कर देती है और कहती है, अंडरस्को सर, आप तीनों की मैसेज का झगड़ा चल रहा है उन तीनों क्लाइंट्स के साथ। ये मैसेज सुनते ही श्लोक ने डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्टर पे चालू कर दिया था, जिसकी वजह से इन तीन लड़कियों की हरकतें मीटिंग रूम के प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रही थी। काव्या कहती है, अंडरस्को, तो आपको मल्होत्रा बंधुओं से शादी करने की कोई औकात नहीं है, हम उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने आपसे आंख मूंद कर शादी की। त्रिशा कहती है, अंडरस्को, मेरी औकात तो तुझसे ज्यादा है, अगर चाहो ना तो तुझे खड़े खड़े रोड पर लाकर भीख मंगवा सकती हूँ। निशा कहती है, अंडरस्को, चुपचाप कट लो वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। रूपाली कहती है, अंडरस्को, तुम्हारी शौर्य मल्होत्रा से शादी क्या हो गई, खुद को मालकिन समझने लग गई, जो हमसे जबान लड़ा रही हो। निशा कहती है, अंडरस्को, अगर मेरी शादी शौर्य मल्होत्रा से ना भी होती तो मेरी औकात तुमसे कई गुना ज्यादा है, इतना कि तुम लोग मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो। कनक त्रिशा से कहती है, अंडरस्को, सच में मुझे तो ये भी नहीं लगता कि शरद तुमसे प्यार भी करता होगा, वरना मीटिंग रूम में इतनी नॉर्मल लिमिटिंग नहीं करता, कम से कम तुम्हें लाइक करने का कोई हिंट तो देता। मीटिंग रूम में फुटेज देखकर मेहरा, साहनी और तीन भाई बहुत ज्यादा गुस्से में थे। शरद अपनी बीवी के पास जाने के लिए होता है, तभी त्रिशा एटीट्यूड में कनक को ऊपर से नीचे तक घूरकर कहती है, अंडरस्को, तो आप विश्वास नहीं करते कि हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें कॉल करके साबित करती हूँ। त्रिशा शरद को कॉल करके फोन स्पीकर पर रख देती है। इससे पहले कि त्रिशा कुछ बोले, शरद सामने से बोलता है, अंडरस्को, हाँ जान बोलो। ये सुनकर सामने वाली कनक के टोटे उड़ चुके थे और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच रही थी। त्रिशा कनक को गुस्से में देखकर उसे और जलाने के लिए शरद को फोन पर बहुत प्यार से कहती है, अंडरस्को जान, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ।
शरद बहुत ही प्यार से बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, अंडरस्को मैं अभी आता हूँ, बताओ तुम कहाँ हो मेरी जान। त्रिशा कहती है, अंडरस्को मिस्टर मेहरा और मिस्टर साहनी का क्या, वे आपसे नाराज नहीं होते अगर तुम मीटिंग छोड़कर मुझे देखने आओगे तो। शरद कहता है, अंडरस्को तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरी पहली प्राथमिकता हो। यह मिस्टर मेहरा और मिस्टर साहनी का मामला है तो उन्हें संभालने के लिए मेरे दोनों भाई हैं। त्रिशा कहती है, अंडरस्को अगर तुम्हारे भाई ना होते और तुम अकेले सीईओ होते तो। शरद कहता है, अंडरस्को फिर भी तुम मेरी पहली प्राथमिकता रहोगी। मुझे किसी के भी नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तुमसे। त्रिशा कहती है, अंडरस्को अच्छा ठीक है, इतना मस्का मत लगाओ और ये बताओ मेरे दोनों जीजा क्या कर रहे हैं। शरद कहता है, अंडरस्को मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूं और तुम अपने जीजा की पड़ी है। त्रिशा बहुत हाय प्यार से कहती है, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं, उनकी पत्नी के लिए पूछ रही हूँ। वो दोनों तो शर्मीली है, वहां कहां से पूछेंगे, इसलिए मैं उनकी तरफ से पूछ रही हूँ। शरद कहता है, अंडरस्को अच्छा तो सुनो, श्लोक भैया बार बार मुलाकात में प्रिशा भाभी का नाम ले रहे हैं और शौर्य भैया प्रोजेक्टर पर निशा भाभी का फोटो लगाकर उन्हें घूर रहे हैं। त्रिशा कहती है, अंडरस्को क्यों मिस्टर साहनी और मिस्टर मेहरा चले गए क्या। शरद बड़े ही प्यार से कहते हैं, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं तुमसे एक बेशर्म इंसान की तरह बात कर रहा हूँ और वो हमारी बातें बड़े दिलचस्पी से सुन रहा है। त्रिशा मुंह बनकर गुस्से में कहती है, अंडरस्को पागल इंसान, अकल है कि नहीं तुम्हारे अंदर, इन दोनों के सामने तुम मुझसे कैसी बात कर सकते हो, तुम तो अभी फोन रखो। फोन कट करने के बाद शरद मुस्कुरा रहा था और प्रोजेक्टर की तरफ देख रहा था अपनी बीवी और भाभीियों को। चैप्टर 27 साइलेंट किलर। प्रिशा फोन कट करने के बाद शरद त्रिशा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था सीसीटीवी फुटेज पर। श्लोक कहता है, अंडरस्को शरद, या तूने क्या किया, तूने प्रिशा जी और निशा भाभी से झूठ क्यों बोला। शरद मासूमियत के साथ कहते हैं, अंडरस्को झूठ, मैंने कौन सा झूठ बोला, क्या आप उन्हें मिस नहीं कर रहे थे। शौर्य कहता है, अंडरस्को बस बहुत हो गया, पता नहीं बीवी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि वो मेरे सामने मुस्कुराएगा नहीं लेकिन पूरी दुनिया के सामने बत्तीसी भर निकलेगा। शरद कहता है, अंडरस्को तो भैया आपको मेरी भाभी के सामने मुस्कुराना चाहिए, अन्यथा वो सोचेगी कि आप उससे प्यार नहीं करते। श्लोक कहता है, अंडरस्को अरे आप दोनों कहीं शुरू नहीं हो जाते, एक बार देखो तो सही, हमारे सामने क्लाइंट है, पहले उन्हें भेज देते हैं। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडरस्को मेरे प्यारे दामाद जी, आपको मुझे बाहर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह मेरी बेटी का मामला है। श्लोक, शरद शौर्य कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहे थे, तभी मिस्टर साहनी भी कहते हैं, अंडरस्को और ये मेरी बेटी का भी मामला है। शौर्य कंफ्यूज होकर मिस्टर मेहरा या मिस्टर साहनी से पूछता है, अंडरस्को क्षमा करें, मुझे खेद है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडरस्को प्रिशा मेरी बेटी है, असल में हम बाप बेटी ने फेक मैरिज प्लान किया था उनकी मां मिसेज मल्होत्रा के लिए, लेकिन पता नहीं तुम दोनों कहां से आ गए और हमारी बेटी से शादी की। श्री सहनी ने कहा, अंडरस्को मेरी बेटी की शादी का प्लान झूठा था, लेकिन शौर्य तुमने उसका अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली, मैं केस करने वाला था लेकिन। शौर्य कंफ्यूजन में कहता है, अंडरस्को लेकिन, मतलब लेकिन क्या, आगे तो बताओ। सहनी जी कहते हैं, अंडरस्को लेकिन मेरी बेटी ने रात को फोन किया और कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती है, इसीलिए मैंने तुम पर केस की शिकायत नहीं की। मिस्टर मेहरा भी कहते हैं, अंडरस्को यहाँ तक कि मेरी बेटी ने भी ऐसा कहा, मेरी बड़ी बेटी प्रिशा ने कहा, अंडरस्को श्री श्लोक बहुत अच्छे इंसान है, उसमें वे सभी गुण थे जो वो अपने पति में देखना चाहती थी। मेरी छोटी बेटी त्रिशा ने कहा, अंडरस्को वो अपने पति शरद को कभी नहीं छोड़ना चाहती, वो नादान है लेकिन वो उसे पसंद करती है। शौर्य कहता है, अंडरस्को लेकिन जब मैं अपनी निशा का अपहरण कर लूंगा, मैंने आपको कहीं भी नहीं देखा मिस्टर साहनी, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आपकी बेटी है। श्री साहनी ने कहा, अंडरस्को क्योंकि मैं देश से बाहर था और ये शादी भी हमारे लिए झूठी थी, तो निशा ने कहा कि मुझे इस झूठी शादी पर बधाई देने के लिए नहीं बल्कि एक काम के लिए जाना चाहिए, यही कारण है कि तुमने विवाह में मुझे नहीं देखा। और श्री मेहरा ने कहा, अंडरस्को तुम मेरी बेटियों को देखने में व्यस्त थे, यही कारण है कि तुमने मुझे नहीं देखा। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर शरद और श्लोक शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, अंडरस्को सॉरी ससुर जी, गलती हो गई। शौर्य कहता है, अंडरस्को लेकिन मीटिंग रूम में आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया जैसे कि आप लोग बाप बेटी हो। सहनी कहते हैं, अंडरस्को वो मेरी बिटिया कल तुम्हारे ऑफिस में थी, उन्हें ऑफिस इतना पसंद आया कि उन्हें पहले ही कॉल करके बता दिया कि हमें यहाँ निवेश करना चाहिए। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडरस्को भले हम दोनों की बेटियां उम्र में छोटी हों लेकिन दिमाग बहुत तेज है बिजनेस के मामले में,
और अब तक हमने जितने भी क्रैक दिल किए हैं उनमें आधा श्रेय हमारी बेटियों का है। मिस्टर साहनी और मिस्टर मेहरा की बात सुनकर शरद, श्लोक और शौर्य के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान एक जाती है, ये जानकर कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा काबिल है। अब ससुर और दामाद फुटेज की तरफ देखते हैं, जहां तीनों लड़कियों ने लड़ाई जारी रखी थी। रूपाली निशा को कहती है, अंडस्को आप ऐसा सोचने की हिम्मत मत करना, आप शौर्य के लिए परफेक्ट हैं। निशा कहती है, अंडस्को नहीं, मैं शौर्य के लिए परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हूं। आशा है तुम्हें ये समझ आ गया होगा। काव्या प्रिशा से कहती है, अंडस्को तुम्हारी दोनों देवरानी जेठानी तो बहुत ज्यादा बोल रही है, तुम कुछ नहीं बोल रही हो। क्या हुआ, तुम डर गई हो छोटी बच्ची? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। शौर्य मिस्टर मेहरा से कहते हैं, अंडस्को अंकल आपकी बेटी को गुस्सा नहीं आता क्या? निशा और त्रिशा उन पर बहुत चिल्ला रही है, लेकिन प्रिशा क्यों चुप है? मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडस्को cause she is a silent killer. She will react when someone will touch her beloved once. अगर ये तीन लड़कियां निशा और त्रिशा को चोट पहुंचाएंगी तो प्रिशा वह अपना गुस्सा इस तरह निकल देगी कि तीन लड़कियां नियंत्रित नहीं कर सकेंगी। कनक कहती है, अंडस्को मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन की तरह अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए और एक तरफ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि तुम लड़ नहीं सकते। रूपाली निशा को कहती है, अंडस्को एक दिन मैं तुम्हारे पति को चुरा लूंगा और तुम मेरे सामने रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। निशा गुस्से से ताना मारती है, अंडस्को बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, तू मेरी शौर्य पे लाइन मारेगा, तुझे तो नहीं मिलेगा कोई गतर नाला। रूपाली को अब इतना गुस्सा आ चुका था कि वो सामने पड़े पानी का गिलास उठाकर निशा के ऊपर पानी फेंकती है। ये देखकर प्रीशा को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा रूपाली को गुस्से से घूरती है और उनके बाजू में एक सिंक था, तो प्रीशा उस सिंक के पास जाकर सिंक के पाइप को नीचे से निकालकर अपने हेयर बैंड को खोल देती है और रबर को सिंक के पाइप के गोल लपेट देती है। खुले बालों में प्रिशा एक परी लग रही थी और रबर बैंड निकालने के बाद उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जो बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था। अब प्रिशा रूपाली को गुस्से से देखकर सिंक के टैप को ऑन कर देती है और रूपाली की तरफ बहुत ही एटीट्यूड में जाती है और उसके बाल पकड़ लेती है। शरद कहता है, अंडस्को ये क्या है? श्लोक भाई अभी तो इतनी चुप थी और अब वो बहुत गुस्से में है, उसकी आंखों को देखो तुम्हारी तरह कितनी लाल है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, वो उस लड़की के साथ क्या करने जा रही है? श्लोक कहता है, अंडस्को वो जो भी करेगी मैं उसका समर्थन करूंगा, वो मेरी पत्नी है और मैं उसका उग्र रूप देखकर बहुत खुश हूँ। मेहता कहता है, अंडस्को क्या तुम्हें मेरी बेटी की शक्ल से डर नहीं लगता कि वो बहुत गुस्से में है और वो शैतान जैसी लग रही है? श्लोक कहता है, अंडस्को मैं क्यों डरूंगा, जब वो मेरी लाल आंखों से नहीं डरती तो मैं उससे क्यों डरूंगा? साथ ही वो मुझे पसंद है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसके जैसी पत्नी मिली। मिस्टर मेहरा अपने दामाद से ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। क्या करेगी प्रिशा रूपाली को बाल पकड़कर? कितना गुस्सा आ रहा है प्रिशा को, अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करेगी? निशा, त्रिशा कैसे रोकेंगे प्रिशा के गुस्से को? हाँ, निशा और त्रिशा भी भड़क जाएंगी। कनक और काव्या। चैप्टर 28 प्रिशा का रुद्र रूप। प्रिशा रूपाली के बाल पकड़कर उसको सिंक तक बड़ी ही बेरहमी से खींचकर ले जाती है। रूपाली दर्द से चिल्ला रही थी, अंडस्को आह, मुझे मेरे बाल छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। रूपाली की दर्द भरी आवाज सुनकर कनक और काव्या उसके पीछे जाने को हो गए। तभी निशा काव्या के सामने अपना पैर अदाकर उसे नीचे गिरा देती है। निशा की इस हरकत से काव्या बहुत इरिटेट हो जाती है और अपने दोनों हाथों का फोर्स जमीन पर दलकर उठने की कोशिश करती है। जैसी ही काव्या अपने दोनों हाथों का फोर्स जमीन पर डालती है, वैसी ही निशा अपने पैरों को काव्या के हाथों पर रख देती है, जिस वजह से काव्या के हाथों पर निशा की हील्स थी और निशा अपनी हील्स से काव्या के हाथ कुचले जा रही थी। काव्या दर्द के मारे चिल्लाती है, अंडस्को आह आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आह मेरे हाथ, कनक कनक मेरी मदद कर प्लीज। काव्या की और रूपाली की आवाज सुनकर कनक कंफ्यूज हो जाती है कि पहले किसकी मदद करे, और आखिरी में कनक काव्य की सहायता करने का निर्णय लेती है। क्योंकि कनक प्रिशा का गुस्सा देखकर डर चुकी थी, इस वजह से वो प्रिशा के पास ना जाकर निशा के पास जाकर काव्य को बचाना बेहतर समझती है। कनक काव्या को बचाने के लिए निशा के पास जाती है और गुस्से से अपने हाथ हवा में उठा देती है ताकि निशा को थप्पड़ मार सके। तभी त्रिशा बीच में आकर कनक हाथ पकड़ लेती है, तो कनक को और ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने दूसरे हाथ से त्रिशा को थप्पड़ मारने को ट्राई करती है, लेकिन त्रिशा इतनी स्मार्ट थी कि उसने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब त्रिशा अपने एक हाथ से कनक के दोनों हाथों को पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसको लगातार नॉनस्टॉप थप्पड़ लग रही थी। कनक दर्द से चिल्लाकर बोली, अंडस्को आह आह, छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। त्रिशा कनक को नहीं छोड़ रही थी, इसलिए
कनक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन त्रिशा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कनक की कोशिश धारी की धारी रह जाती है। शरद फुटेज देखकर कहता है, अंडस्को वाह रे ससुर जी, क्या ट्रेनिंग दी है आपने मेरी बीवी को और भाभी को, कितनी अच्छी लड़ाई कर रहे हैं, घर में मासूम और बाहर खतरनाक, मजा आ गया इनका कॉम्बिनेशन देखकर। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडस्को कौन सी ट्रेनिंग दामाद जी, ये तो इनका रोज का कारनामा है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, हर दिन किसी ना किसी से झगड़ा करके आती है। श्लोक प्रिशा को रक्षा करते हुए कहता है, अंडस्को ये लड़ाई नहीं आत्मरक्षा है, क्या मैं सही कह रहा हूं मेरे प्यारे ससुर जी। श्लोक की इतनी मीठी बातें सुनकर मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडस्को मेरे बेटे, मैं मधुमेह का रोगी हूं, मुझे अपनी मीठी बातों से मत मारो। मिस्टर साहनी शौक में कहते हैं, अंडस्को क्या मेरी प्यारी बेटी लड़ना जानती है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, आज पहली बार देख रहा हूं मैं इसका यह रूप। फिर मिस्टर साहनी 2 मिनट रुककर कहते हैं, अंडस्को मेरी बेटी हमेशा कहती थी, हमारी जूती देखी है, हमारी हिल देखिए, बहुत जोर से मारेंगे, आज पता चल रहा है कि ये आपने हील का कैसे इस्तेमाल करती है। त्रिशा के नॉन स्टॉप चपेट देखकर शरद कहता है, अंडस्को भैया मेरी बेचारी बीवी कब से मर रही है, बेचारी के हाथ में दर्द हो रहा होगा, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, चाहिए तो उस लड़की को मैं मारूंगा। इतना कहकर शरद जाने लगता है, तभी मिस्टर मेहता शरद को रोक कर कहते हैं, अंडस्को रुकिए दामाद जी, इतनी भी क्या बेसब्री है, मेरी बेटी अपने झगड़े खुद संभालती है, किसी का बीच में आना उसको पसंद नहीं, बाकी तो आप समझदार हो समझ लीजिए। मिस्टर मेहता की बात सुनकर शरद रुक जाता है और फुटेज में अपनी बेचारी बीवी के लाल हाथों को देख रहा था। शरद फुटेज देखकर बार बार कह रहा था, अंडस्को हाय मेरी बीवी के हाथ कितने दुख रहे होंगे, कितने दुख रहे होंगे। मिस्टर मेहता अपने मन में कहते हैं, अंडस्को कितनी फिक्र ये मेरी बेटी कर रही है, इतनी तो मैंने भी नहीं की। शरद कहता है, अंडस्को श्लोक भैया, प्रिशा भाभी कब से रूपाली के बाल पकड़कर खड़ी है, वह कुछ कर ही नहीं रही है, इससे अच्छा मेरी बीवी से थोड़ा एक्सचेंज कर लेती, दुश्मन को। तभी सिंक भर जाता है और पानी सिंक से बाहर निकलने लगता है, यह देखकर प्रिशा रूपाली को उसके बालों से पकड़कर सिंक में डूबा कर वैसे ही उसका चेहरा जोर से पकड़ती है। रूपाली को पानी के अंदर सांस नहीं आ रही थी, रूपाली पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिशा उसका गर्दन इतना जोर से दबोच कर पकड़ी थी कि वो उठ ही नहीं पाए। श्लोक शरद से कहता है, अंडस्को मेरी बीवी कोई टाइम पास नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी तरह दिमाग लगाकर एक ही झटके में काम तमाम कर रही है। शरद का मुंह बन जाता है श्लोक का जवाब सुनकर, तभी ये सब लोग फुटेज की तरफ देखते हैं। काव्या अपनी जेब से पिन निकालकर निशा के टांग में चुभती है। निशा दर्द से चिल्लाती है, अंडस्को आह। निशा की आवाज सुनकर शौर्य कहता है, अंडस्को मैं तो जा रहा हूं मेरी बीवी के पास, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर की ओर आते हैं जहां ये लड़कियां खड़ी थीं। आकार देखते हैं तो वहां का पूरा सीन ही अलग था। प्रिशा को निशा की चीख सुनकर इतना गुस्सा आया था कि वह रूपाली को सिंक से मरकर वहीं फेंक देती है और रूपाली के सर से खून बह रहा था। प्रिशा भागकर निशा के पास जाकर एक नज़र निशा को देखती है और एक नज़र काव्य को देखकर उसका गला दबाने लगती है। श्लोक, शरद, शौर्य, मिस्टर मेहरा, मिस्टर साहनी जैसा ही वॉशरूम के कॉरिडोर में आता है तो देखते हैं अंडस्को प्रिशा गुस्से से काव्य का गला दबा रही थी। शरद कहता है, अंडस्को मैंने भाभी का ये रूप कभी नहीं देखा, वो बिल्कुल नरक की देवी लग रही है। श्लोक कहता है, अंडस्को जब वो मेरी पत्नी है तो उसे कम से कम इतना रवैया तो रखना ही चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ, दो दिल दो दिल। काव्या प्रिशा के हाथ को काटकर खुद को छुड़ा लेती है। प्रिशा अपने हाथ को देखकर गुस्से से काव्या को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से काव्या नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। श्लोक प्रिशा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अंडस्को सॉरी बेबी, मैंने सोचा था कि तुम इसे संभाल लोगी लेकिन एक कुत्ते ने तुम्हें काट लिया। तभी त्रिशा देखती है कि कनक उसके थप्पड़ों की वजह से बेहोश होने वाली है। त्रिशा कनक को जमीन पर फेंककर अपनी बहन के पास चली जाती है। प्रिशा श्लोक को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान से कहती है, अंडस्को हबी, व्हाट आर यू डूइंग हियर। श्लोक प्रिशा के सिर को सहलाकर कहता है, अंडस्को वाइफी, डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। प्रिशा बेबी फेस बनकर कहती है, अंडस्को यह मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने लड़ाई शुरू की। श्लोक प्यार से कहता है, अंडस्को मैं जानता हूं मेरी पत्नी पागल नहीं है जो किसी से लड़े। शरद त्रिशा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अंडस्को जान तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को हाँ थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक ठीक हो जाएगा।
शरद त्रिशा के हाथों को अपने हाथ में पकड़कर त्रिशा के हाथों को बड़े प्यार से किस चुंबन का चिन्ह करता है और फिर उसने त्रिशा का माथा चूम लिया। त्रिशा बहुत ही भोली सी सूरत बनकर शरद को देखती हुई कहती है, अंडस्को मेरे माथे से होठों की दूरी 1000 किलोमीटर की है, जो तुमने मेरी फोटो पर किस नहीं किया। त्रिशा को होश आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। त्रिशा अपनी कही हुई बातें सोचकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर शरद को देखती है। शरद जाल से त्रिशा के होठों पर चूम लेता है और कहता है, अंडस्को आशा है अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इतना कहते हैं शरद त्रिशा को विंक कर देता है। चैप्टर 29 दादी ने बुलाया पेरेंट्स। शरद के अचानक किस करने से त्रिशा हैरान थी, तभी शरद उसे आंख मारता है। त्रिशा अपने मन में सोचती है, अंडस्को अरे वाह क्या पति मिले, कितने अच्छे से आंख मार रहा है, दिल कर रहा है इसे अभी जाकर लपेट लूं, लेकिन क्या करूं घर वाले यही हैं। तभी जमीन पर गिरी हुई 3 लड़कियां देखती हैं, मिस्टर साहनी और मिस्टर मेहरा तरफ आ रहे हैं। अब काव्या, कनक और रूपाली अपना नाटक चालू करती है। रूपाली रोते हुए श्लोक के पैर पकड़कर कहती है, अंडस्को सर सर आपकी बीवी बहुत खतरनाक है, देखिए उन्हें क्या हालत कर रखी है हमारी। श्लोक अपने पैरों को झटका देकर रूपाली को दूर करके कहता है, अंडस्को बस चुप रहो, तुम खूनी बकवास। अगर मेरी पत्नी तुम्हें मार भी डालेगी तो भी मैं उसका साथ दूंगा। काव्य शरद का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अंडस्को सर कृपया मेरी मदद करें, देखिए आपकी पत्नी ने हमारी क्या हालत कर दी है, कृपया मेरे लिए निर्णय लें। शरद काव्य को धक्का देकर कहता है, अंडस्को हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, तुम्हारे तो मैं हाथ कटवा दूंगा, अगली बार मेरी बीवी से दूर रहना। कनक भी अपनी नाकाम कोशिश करते हुए शौर्य के पास निकल जाती है अपना दुखड़ा रोने, और कहती है, अंडस्को सर आपकी बीवी ने मुझे हिल से कुचला और उनके दोस्त ने मुझे चपेट में चपत लगाई। शौर्य कहता है, अंडस्को मेरी निशा से दूर रहना वरना पैर तोड़ दूंगा, फिर सिग्नल पर बैठकर भीख मांगना। तभी काव्य, कनक और रूपाली मिस्टर मेहरा और मिस्टर साहनी के पैरों में गिरकर कहते हैं, अंडस्को सर देखा आपने ये लोग कितने बुरे हैं, प्लीज आप इनके साथ डील मत कीजिए, हमारे कंपनी के साथ जुड़े। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडस्को बस चुप रहो, कल के कल तुम्हारी पूरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। मिस्टर साहनी कहते हैं, अंडस्को मैं तुम लोगों को इस कदर दिवालिया करूंगा कि तुम नई कंपनी शुरू भी नहीं कर पाओगी, आखिर मेरी बेटी को परेशान करने का सबक तो तुम लोगों को मिलाना ही चाहिए। काव्या डर के मारे कहती है, अंडस्को सर आई एम सॉरी, हमने अब तक आपकी बेटी को देखा तक नहीं, तो हम उन्हें कैसे परेशान कर सकते हैं। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडस्को मेरी बेटी है मिसेज प्रिशा मल्होत्रा, मिसेज त्रिशा मल्होत्रा। अब तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को छोड़कर तुम जैसी 2 टका की लड़की पर भरोसा करूंगा। अब 3 मिस्टर मेहरा के पास अपनी दाल ना गलते हुए देखकर मिस्टर साहने के पास पहुंच जाती है। अंडस्को सर ये सब मिले हुए हैं, कम से कम आप तो जानते हो ना यहाँ क्या हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है, ये लोगों ने हमने कैसे अपमान किया है, कृपया हमारी मदद कीजिए। मिस्टर साहनी बहुत बदतमीजी करते हैं, अंडस्को चुप रहो तुम तीनों देवियां, तुमने क्या सोचा तुम हमारी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोलोगे और हम सुन लेंगे। नहीं हम मिस्टर सहनी हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं है। रूपाली कहती है, अंडस्को सर आप क्या कह रहे हो, कौन है आपकी बेटी अब इन तीनों में। श्री साहनी एक मुस्कान के साथ कहते हैं, अंडस्को बेवकूफ लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं पता, अगर त्रिशा और प्रिशा मेहरा की बेटियां हैं तो निशा मेरी बेटी होगी। बेवकूफ कहीं की। ये सुनकर तो हम दोनों लड़कियों के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी, अब 3 अपने हाथ पैर जोड़कर माफिया मांगे लग जाते हैं। निशा बहुत बदतमीजी से कहती है, अंडस्को हांसो मिस रूपाली, तुझे मेरे पति में दिलचस्पी थी ना, अब मैं तेरा वह हाल करूंगी कि तुझे खुद में भी दिलचस्पी नहीं होगी। रूपाली डर के मारे कहती है, अंडस्को प्लीज फॉरगिव मी, व्हाट डू यू वांट डू विथ मी। निशा कहती है, अंडस्को तुझे तो मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं ऊपर से नीचे तक बर्बाद कर दूंगी, सिग्नल पर भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। त्रिशा और प्रिशा भी एक जैसी धमकी दे देते हैं तो कुछ बॉडीगार्ड्स आकर 3 लड़कियों को घसीटे हुए ऑफिस के बाहर फेंक देते हैं। शौर्य निशा के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंडस्को तो आप मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। निशा शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है, शौर्य उसके माथे पर किस करता है और उसके माथे को सहलाता है। शौर्य कहता है, अंडस्को आई एम सॉरी, मैंने इतने दिनों तक तुम्हें मेरी मुस्कान नहीं दिखाई, तुम परेशान होगे ना, मुझे लगा मेरी किडनैपिंग की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो, अगर मैं नॉर्मल ही बात करूंगा तब तुम मुझसे दूर भागोगे। निशा प्यार से कहती है, अंडस्को पर मुझे आपका डोनन ही रूप पसंद है, और अपना मुस्कुराती रहो, मुझे आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है।
शौर्य निशा का माथा किस करता हुआ कहता है, अंडरस्को अगली बार से मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा और अपने सामान्य व्यवहार में बात करूंगा जैसे नॉर्मली सबसे बात करता हूं। तभी दादी का कॉल आता है। श्लोक फोन स्पीकर पर रख देता है और दादी से कहता है, कहिए दादी। दादी कहती है, अंडरस्को श्लोक बेटवा जरा बहुरानियों को फोन दे, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्लोक कहता है, अंडरस्को दादी माँ वो लोग आपकी बातें सुन रही हैं, आप बोलो आपको जो कहना है। दादी कहती है, अंडरस्को सुनो बहुरानियों हमें ना तुम्हारे परिवार से मिलना है, कल घर पर बुला लो। प्रिशा कहती है, अंडरस्को क्या हम उन्हें आज घर बुला सकते हैं? दादी कहती है, अंडरस्को ये तो और भी बढ़िया है, बुला लो। त्रिशा कहती है, अंडरस्को दादी अगर पापा आएंगे तो चलेगा, हाँ मम्मी को भी आना पड़ेगा। दादी कहती है, अंडरस्को कोई भी आएगा बस आ जाओ। फोन कट जाता है और सभी एक दूसरे को देख रहे थे। त्रिशा कहती है, अंडरस्को चलिए घर चलते हैं। निशा कहती है, अंडरस्को अबे ओ पागल क्या बोल रही है, एक बार अपनी हालत तो देख। त्रिशा कहती है, अंडरस्को सुंदर तो हूं और क्या अपनी हालत देखूं। निशा थोड़ा गुस्से में कहती है, अंडरस्को हंस सुंदर है, दादी के सामने स्कर्ट पहनकर घूम, फिर दादी बोलेंगी बहू तो अच्छी है, बस कपड़े छोटे हैं। कभी श्लोक अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और तीनों की सदियों को लाने को कहा जाता है। कुछ मिनटों के बाद सहायक अपनी महिला बॉसों की 3 साड़ियां लाते हैं और वहां से चुपचाप कट लेते हैं। त्रिशा शरद को, निशा शौर्य को, प्रिशा श्लोक को अपने साथ केबिन में ले जाकर सदियां पहनकर बाहर आती है। मिस्टर साहनी कहते हैं, अंडरस्को क्या ये साड़ी में जो लड़की खड़ी है वह मेरी बेटी है? निशा मुस्कुराते हुए कहती है, ओ यस पापा बिल्कुल मैं आपकी बेटी हूँ। साड़ी पहननी है ना इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडरस्को मेरी बेटियों को तो शादी पहानी ही नहीं आती, यह शादी कहां से पहन कर आ रही है? त्रिशा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को पापा आपको पता है हमारे पति इतने टैलेंटेड है कि हम हर बार साड़ी पहनते हैं जब हमन पहनने की जरूरत पड़ती है। मिस्टर मेहरा कहते हैं, अंडरस्को पता नहीं कैसे तुम लोग अपनी किस्मत लिख कर लाए हो, बड़े कमाल के पति मिले हैं। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सब लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दादी एक पंडित के साथ घर में बैठी है। चैप्टर 30 रीमैरिज इन विलेज। सब लोग घर आते हैं और देखते हैं कि दादी एक पंडित के साथ बैठी है। श्लोक कहता है, अंडरस्को दादी आपने पंडित को क्यों बुलाया? दादी जी गंभीर होकर कहती है, अंडरस्को मैंने अपने परिवार में सभी शादियां देखी है, लेकिन मुझे अपनी 3 पोते की शादी देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आप तीनों जोड़ों की दोबारा शादी कराना चाहती हूँ। शरद कहता है, अंडरस्को वाह ये तो बहुत बढ़िया खबर है, मुझे बताएं कि आप हमारी पत्नी के साथ हमारी दोबारा शादी कब करने जा रहे हैं? मैं त्रिशा से शादी करने के लिए वापस से मारा जा रहा हूँ। त्रिशा तो शरद की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी और बाकी चारों काफी खुश हैं दादी के इस निर्णय से। अंजलि मल्होत्रा कहती है, अंडरस्को सासू माँ आप बता दीजिए शादी कब और कहाँ करनी है? दादी माँ शांति कहती है, अंडरस्को कहाँ का क्या मतलब, हम हमारी हवेली जाएंगे गांव में और वही होगी इन चारों की धूमधाम से शादी। श्लोक कंफ्यूज होकर कहता है, अंडरस्को लेकिन दादी हम गांव कैसे जाएं? ऑफिस में काफी काम पेंडिंग है। दादी मुंह बनाकर कहती है, अंडरस्को कुछ भी पेंडिंग नहीं है चोरा, हालांकि ग्रामीण अपने हुकुम की शादी को देखने के लिए उत्साहित है, क्या आप लोग उनकी इच्छा इतनी भी पूरी नहीं कर सकते? निशा बहुत ही प्यार से शौर्य को कहती है, अंडरस्को शौर्य जी कृपया चलो ना चलते हैं, मुझे भी आपसे शादी करनी है विधि विधान से। शौर्य निशा की बात सुनकर खुश होता है और कहता है, अंडरस्को अगर मेरी पत्नी मुझसे दोबारा शादी करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निशा शौर्य के कान के पास जाकर उसे धीरे से प्यार भरे आवाज में कहती है, अंडरस्को हमारे इस वाली शादी में मेरी मंजूरी है, इसलिए शादी के बाद मैं आपके पति होने के सारे हक दे दूंगी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और बस मुस्कुर देता है। श्लोक प्रिशा से कहता है, अंडरस्को क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? प्रिशा श्लोक की आंखों में देखकर कहती है, अंडरस्को हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी पहली शादी का आनंद नहीं लिया इसलिए मैं अपनी दूसरी शादी का आनंद लेना चाहती हूँ। श्लोक को प्रिशा की बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि उसने प्रिशा से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं रखी थी। शरद त्रिशा के पास जाकर उसके कान में कहता है, अंडरस्को क्या आप अपनी दूसरी शादी के लिए उत्साहित हैं? त्रिशा उसके पैरों पर अपना पैर मारकर कहती है, अंडरस्को बस चुप रहो, तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अपना उत्साह अपने अंदर ही रखो, कृपया दूसरों को न दिखाएं। शरद मुंह बनकर कहता है, अंडरस्को तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ये ठीक है मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं दादी से कह दूं कि वो शादी न कराएं। त्रिशा शरद को प्यार से कहती है, अंडरस्को मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ शरद,
लेकिन कृपया अपना उत्साह अपने प्रति बनाए रखें। जब मैं तुम्हें अति उत्साहित देखता हूं तो असहज महसूस करता हूं। शरद कहता है, आंडिस्को तो ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। श्लोक भाई की तरह शांति और संयम से काम लूंगा। त्रिशा शरद की बात सुनकर उत्साह में कहती है, आंडिस्को वास्तव में धन्यवाद। वो काम करें, मुझे श्लोक भाई का व्यवहार बहुत पसंद है। सारी जोड़ियां एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि पंडित कहता हूं, आंडिस्को 3 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त है। दादी एक्साइटमेंट से कहती है, आंडिस्को ये बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद पुजारी जी, अब आप जा सकते हैं। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। दादी मिस्टर माहरा और मिस्टर सहनी से कहती है, आंडिस्को देखिए समधी सा, कल हम हमारे गांव जा रहे हैं। आप भी अपने रिश्तेदार और संबंधों को बुला लीजिए, 3 दिन बाद विवाह है। मिस्टर मेहरा कहते हैं, आंडिस्को ठीक है, मैं अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लूंगा। कावेरी जी हम अभी चलते हैं, हमें शादी के लिए बहुत सारी खरीदारी करनी है। कावेरी दादी जी का नाम है। मिस्टर मेहरा या मिस्टर साहनी दादी माँ को प्रणाम करके शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अंजलि मल्होत्रा कहती है, आंडिस्को सासू माँ हम इतने कम समय में शादी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दादी माँ शांति से कहती है, आंडिस्को चिंता मत करो बहू, हमारे गांव में हमारे 3 पोतों की बहुत इज्जत है, और वैसे भी हमारे यहाँ खानदानी लहंगे और खानदानी गहने पहनने जाते हैं शादी में, तो चिंता कोनी कर सारी तैयार हो जाएगी। अंजलि मल्होत्रा भी अब थोड़ा निश्चिंत हो जाती है और अपनी बहुओं को कहती है, आंडिस्को मेरी प्यारी बहू जाओ और अपना सामान पैक कर लो, हमें सुबह सुबह अपने गांव जयपुर जाना है। त्रिशा, प्रिशा और निशा अपने अपने कमरे में चली जाती है लगेज पैक करने के लिए। निशा एंड शौर्य रूम। निशा पैकिंग कर रही थी, शौर्य रूम में घुस आता है और कहता है, आंडिस्को मेरे कपड़े पैक कर दो प्लीज। निशा कहती है, आंडिस्को ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर दूंगा। बताओ तुम्हारा गांव कैसा है, वहां लोग तुम्हें क्या कहते हैं। शौर्य कहता है, आंडिस्को मेरा गांव बहुत सुंदर है और लोग 3 भाइयों को हुकुम सा कहकर बुलाते हैं। निशा कहती है, आंडिस्को तो फिर वे लोग 3 लड़कियों के साथ हमें क्या कहते हैं। शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, आंडिस्को वे तुम्हें हुकुम रानी सा कहेंगे। फिर निशाना ठीक है और शर्माते हुए कहती है, आंडिस्को मुझे हमारे हनीमून के लिए नए शॉर्ट्स खरीदने चाहिए और मुझे कोई भी नाइटी पहननी चाहिए। शौर्य बिना अभिव्यक्ति कहता है, आंडिस्को मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, मुझे नहीं लगता कि आपको खरीदने की जरूरत है। शौर्य निशा की बातों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस अर्थ में बात कर रही है, और बेचारी निशा का तो मुंह लटका हुआ था, लेकिन शौर्य फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। श्लोक प्रिशा का कमरा। श्लोक प्रिशा से कहता है, आंडिस्को नीचे आपने कहा था कि आप अपनी दूसरी शादी का आनंद लेना चाहते हैं, क्या मतलब। प्रिशा कहती है, आंडिस्को दरअसल मैंने सोचा मेरी पहली शादी फेक है, इसलिए ना ही मैंने धाक के कपड़े पहने, ना ही अच्छा मेकअप किया और ना ही फोटो ली, लेकिन इस बार मैं ये सब कुछ करना चाहती थी। श्लोक प्रिशा को खुश होकर कहते हैं, आंडिस्को मैं वादा करता हूं कि मैं हमारी शादी को लेकर आपके सारे सपने पूरे करूंगा। प्रिशा उसकी बातों से खुश हो जाती है और श्लोक को गले लगा लेती है। श्लोक अब सवाल करता है, आंडिस्को क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, मेरा मतलब अंतरंग है। प्रिशा हैरान होकर शांति से कहती है, आंडिस्को कृपया मेरी बातों का बुरा न माने, लेकिन मुझमें आपके साथ अंतरंग होने की हिम्मत नहीं है। श्लोक प्रिशा को शांत करते हुए कहता है, आंडिस्को कृपया यह न सोचें कि मैं एक कामुक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं बस आपसे इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। प्रिशा शांति से कहती है, आंडिस्को मैं आपसे यह वादा नहीं कर सकती कि मैं आपसे फ्यूचर में इंटीमेट होगी या नहीं, लेकिन मैं यह वादा करती हूँ कि अगर आप भविष्य में कभी भी मेरा चुम्मा लेना चाहेंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं रखूंगी हमारी दोबारा शादी होने के बाद, तब तक आप खुद को कंट्रोल कर लीजिए पतिदेव। श्लोक प्रिशा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है, आंडिस्को मेरी पत्नी बहुत सी नई चीजें सीख रही है, बताओ तुम्हें ये कौन सिखाता है। प्रिशा कहती है, आंडिस्को मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन जब मैं तुम्हारे होंठ देखता हूं तो बस उन्हें चूमने का मन करता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा पहला चुंबन एक्सीडेंटल हो, जस्ट सी फिल्में या सीरियल में होता है। श्लोक कहता है, आंडिस्को मैं वादा करता हूं कि जब तक हम दोनों का तुम्हारा ड्रीम किस पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें नॉर्मल किस नहीं करूंगी। अब आप भी अपनी पैकिंग चालू कर देते हैं और रात होने पर सो जाते हैं। शरद त्रिशा का कमरा। शरद त्रिशा से कहता है, आंडिस्को मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझे हॉल में लात मारी है। त्रिशा कहती है, आंडिस्को तो यह आपकी गलती है कि आपने अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं रखा। शरद कहता है, आंडिस्को तो मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए उत्साहित था, दूसरों की पत्नी से नहीं। त्रिशा समझे हुए शरद को कहती है, आंडिस्को देखो जान, मुझसे ना शर्म आती है, कभी कभी कृपया ऐसी हरकतें मत करो ना। शरद अब चैलेंजिंग टोन में कहता है, आंडिस्को ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं कोई शरारत नहीं करूंगा,
लेकिन कल सुबह गांव पहुंचने से पहले ही तुम मुझसे कहोगी प्लीज बी नॉर्मल, प्लीज मेरे साथ फ्लर्ट करो, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान हूं। त्रिशा कहती है अंडरस्को तो आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, देखते हैं कौन जीतेगा। शरद कहता है अंडरस्को अगर आपको कोई रानी हुकुम सा बुलाएगा तो आपकी समस्या होगी। त्रिशा कहती है अंडरस्को नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगी, मुझे बहुत खुशी होगी कोई मुझे रानी कहेगा। शरद कहता है अंडरस्को तो हमारे गांव में 3 भाई राजा हैं और आप 3 बहनें रानी हैं। त्रिशा खुश होकर कहती है अंडरस्को सचमुच मैं रानी हूं, क्या तुम मेरे लिए मुकुट खरीदोगे। शरद कहता है अंडरस्को हाँ, बेशक आप रानी हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से आपके लिए एक मुकुट खरीदेंगे। कृपा खुश हो जाती है और शरद को गले लगाकर धन्यवाद कहती है। रात होने पर अब ये दोनों कपल्स भी सो जाते हैं। चैप्टर 31 तुम्हें सिर्फ मेरा पति होना चाहिए। अगली सुबह 5 बजे दादी अम्मा सबको थाली बजा बजा कर जगा रही थी। दादी थाली बजाते हुए अंडरस्को कहाँ मर गए, सब जल्दी उठो, हमन गांव जाना है। कोई तैयार भी हुआ है या नहीं। पीछे से अंजलि मल्होत्रा आते हुए कहती है अंडरस्को मसा आप फिक्र न करे, सब तैयार हो जाएंगे, बस बहुओं का उठना बाकी होगा। दादी थोड़ा अजीब सा शक्ल बनकर कहती है अंडरस्को यह क्या बकवास कर रही है, मारे को मेरे पोती बहू पे पूरा भरोसा है। वाह जल्दी उठती होगी, शक्ल पे दिखता है। अंजलि मल्होत्रा अपने मन में हंसते हुए कहती है अंडरस्को मेरी इससे इसको मुझसे ज्यादा यूएन नीड के भूखों पर भरोसा है। कोई ना, मेरी सास का तो आज वो टूट ही जाएगा जब ये कमरे में जाएगा और वह 3 सोती हुई मिलेंगी। अंजलि मल्होत्रा, दादी साहब निर्मला मल्होत्रा बारी बारी से दोनों कपल के कमरे में जाने लगता है जंच करने के लिए। निशा और शौर्य का कमरा। निशा कमरे के अंदर साड़ी पैकिंग कर रही थी और बड़ी खुशी से नाच रही थी। दादी कमरे के अंदर आती है और देखती है कि निशा तो साड़ी की पैकिंग कर रही है लेकिन शौर्य अभी भी सो रहा है। दादी निशा को देखकर कहती है अंडरस्को बहुरानी तू इतनी जल्दी उठ गई और तैयार होकर सारा सामान भी समेट लिया। निशा खुश होते हुए कहती है अंडरस्को दादी माता उत्साह के मारे ठीक से सोई ही नहीं, इसलिए जल्दी उठाकर सब कुछ पैक कर लिया। दादी खुश होकर निशा को आशीर्वाद देती है और कहती है अंडरस्को जाकर शौर्य को भी उठा दे। अब दादी अंजलि मल्होत्रा से कहती है अंडरस्को तुम मुझे मेरी पोता बहू के खिलाफ भड़काना चाहती थी, इसलिए बोल रही थी, वह जल्दी नहीं उठती। अंजलि मल्होत्रा तो अभी भी सदमे में थी कि निशा उठी कैसे, लेकिन वह अपने सास को कुछ नहीं कहता। अब सास बहू दूसरे कपल के कमरे में जाते हैं। शरद और त्रिशा का कमरा। त्रिशा अपनी मस्त नींद में सो रही थी, तभी उसको अचानक से दादी सास और अंजलि मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। दादी कहती है अंडरस्को तू देखना हमारी त्रिशा बाबू भी उठकर तैयार हो गई होगी। अंजलि मल्होत्रा कहती है अंडरस्को सासू माँ त्रिशा इतनी जल्दी नहीं उठती। वैसे त्रिशा सच में नहीं उठती, पर पता नहीं क्यों आज बहुत जल्दी उठ चुकी थी, वह भी सिर्फ दादी सास की आवाज सुनकर। त्रिशा सोचती है मैं क्या करूं। त्रिशा के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह अपनी बड़ी स्माइल करती है। त्रिशा शरद के हाथ की जोड़ी अपने ऊपर डाल लेती है और जैसे ही दादी साहब और अंजलि मल्होत्रा रूम में एंटर करते हैं, त्रिशा ऐसे नाटक करती है जैसे कि शरद उसे जाने ही नहीं दे रहा है। त्रिशा कहती है अंडरस्को पतिदेव जाने दो, मुझे तैयार होना है, आज गांव जाना है। दादी सास अंजलि मल्होत्रा से कहती है अंडरस्को देखा मेरी पोती बहू कब का उठ चुकी है, हाँ तो तेरा नालायक बेटा है जो उसके ऊपर अपने पैर फटाके सो गया। अंजलि मल्होत्रा का तो वापस पोपट बन जाता है, उसको तो समझ ही नहीं आता जैसा हुआ क्या, जो ये लोग इतनी जल्दी उठ रहे हैं। तब भी शरद की नींद खुलती है और वह अपने आप को त्रिशा के ऊपर देखकर शौक था। शरद अपने आप को त्रिशा के ऊपर से हटकर कहता है अंडरस्को मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी स्थिति ऐसे कैसे बदल गई, मैं तो सीधा सो रहा था। त्रिशा मासूम सा चेहरा बनकर कहती है अंडरस्को पतिदेव आप इतने भारी थे कि मैं आपको उठा भी नहीं पाई, अब हटाती है, हमें नहाने जाना है। अब तो त्रिशा की मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर पागल सा हो चुका था कि ये उसकी बीवी है। हाँ भाभी भेस बदल कर आ गई। लेकिन शरद कुछ नहीं कहता और उसे इग्नोर करते हुए बोलता है अंडरस्को आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ। शरदानी त्रिशा को पहली बार इग्नोर किया था तो त्रिशा को कुछ अजीब सा लगता है और त्रिशा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। श्लोक और प्रिशा का कमरा। श्लोक जल्दी से उठाकर नहा धोकर तैयार होकर साड़ी पैकिंग कर रहा था और प्रिशा अभी भी बढ़िया आराम से सो रही थी। तभी बाहर से दादी की आवाज सुनकर श्लोक जल्दी से प्रिशा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी प्रिशा भी तो अफसोस की दुकान है, वो कहाँ इतनी जल्दी उठने वाली थी, इसलिए तो वह उठती भी नहीं है। श्लोक प्रिशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में जाता है और बाथटब में लेता कर टैप ऑन कर देता है और बाथरूम के दरवाजे बाहर से लगा देता है। दादी और अंजलि मल्होत्रा रूम में एंट्री मारते हैं।
दादी रूम को देखकर कहती है, अंडरस्को तू तो उठकर तैयार हो गई, बहुरानी कहाँ है? श्लोक झूठ बोलता हुआ कहता है, अंडरस्को वह तो कब का सुबह उठ चुकी थी और इन सभी पैकिंग में लगी हुई थी, फिर उसने मुझे उठाया और मैं नहाकर फ्रेश हो गया। अब पूरा कमरा साफ करने के बाद वह नहाने लगी है। दादी तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी अब अपने तीनों बहुओं से, लेकिन वह सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई थी प्रीशा से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कमरा साफ करने वाली प्रीशा है। जा दादी तो चमचमाता हुआ कमरा देखकर एकदम खुश हो जाती है और कहती है, हमारे लल्ला के तो भाग खुल गए। लेकिन दादी को कौन बताए लल्ला के नहीं प्रीशा के भाग खुल गए, क्योंकि उसके नसीब में श्लोक था जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा क्रेडिट अपनी बीवी के झोली में डाल दिया। दादी अब श्लोक को देखकर कहती है, अंडरस्को छोरा तू भी कभी हमारी बहू की मदद कर दे, वह बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। लोग कुछ नहीं कहते, बस हाँ मैं सर हिला देता हूँ। और बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर एक जाती है अपनी बीवी की तारीफ सुनकर। प्रीशा ने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसका टैरिफ मिल गया, लेकिन अपना श्लोक जलने की बजाय खुश था। अगर किसी को श्लोक जैसा पति मिले तो उसकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन अपनी प्रीशा बेखबर बाथटब में सो रही है। थोड़ी देर बाद जब पानी प्रीशा के गले तक आता है तो उसकी नींद खुल जाती है और वैसे ही कमरे के बाहर आ जाती है। श्लोक प्रीशा को इस हालत में देखकर कहता है, अंडरस्को क्या हुआ वाइफी? प्रीशा मासूम चेहरा बनाकर कहती है, अंडरस्को अभी मुझे लगता है मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पता नहीं मैं नमक सोते कब मैं बाथटब में जाकर सो गई। श्लोक प्रीशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहता है, अंडरस्को मुझे माफ कर देना बेबी, दादी आ रही थी इसलिए मैंने जल्दीबाजी में तुम्हें उठाकर बाथटब में डाल दिया ताकि उन्हें पता ना चले कि तुम बहुत देर तक सोती हो। प्रीशा श्लोक की बात सुनकर उसकी भलाया लेते हुए कहती है, अंडरस्को वाह वाह क्या पति मिला है, भगवान करे ऐसा पति किसी को ना मिले। ये सुनकर श्लोक का मुझे लटक जाता है और वह उसे लटके मुंह से कहता है, अंडरस्को कि मैं इतना बुरा हूं कि तुम चाहती हो मेरे जैसा पति किसी को नहीं मिले। प्रीशा अजीब एक्सप्रेशन से कहती है, अंडरस्को अरे पूरी बात तो सुनो, मैं चाहती हूँ आप जैसा पति किसी को नहीं मिले, क्योंकि आप जैसा पति सिर्फ मुझे मिले। ये सुनकर श्लोक खुश हो जाता है और ऋषा को खुशी से सिर पर किस करता है। अब तीन लड़कियां तैयार होकर नीचे आ जाती हैं और तीनों ने चूड़ीदार सूट पहना हुआ था जिसमें वह तीन बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। क्या होने वाला है गांव में? क्या शरद की इग्नो बर्दाश्त कर? चैप्टर 32 शरद इग्नोर्स ट्रिशा। तीनों लड़कियां जैसे हाई नीचे आती है, दादी उनको सलवर सूट में देखकर कहती है, अंडरस्को रे छोरी ये क्या पहनती हो तुम लोगों ने? त्रिशा चाहते हुए कहती है, अंडरस्को ये हम तीनों ने लॉन्ग सलवार सूट पहना है, बताओ कैसे लग रहा है? दादी अपना मुंह बनाकर कहती है, अंडरस्को बेटा मनाती हो कि खूबसूरत लग रही हो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम कुछ भी पहनोगे। निशा थोड़ा हैरान हो, अंडरस्को क्यों, इन्हें कपड़ों में क्या समस्या है, अच्छे नहीं लगे? दादी थोड़ा शांत होकर कहती है, अंडरस्को बेटा तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर हो, लेकिन प्रीशा मासूम चेहरे के साथ पूछती है, अंडरस्को लेकिन क्या? दादी कहती है, अंडरस्को तुम तीन लड़कियां शादीशुदा हो और तुम तीन लड़कियों को साड़ी पहननी चाहिए। तीनों लड़कियां दादी की बात मान जाती है और बदलाव करने के लिए जाने लगती है। श्लोक का हाथ पकड़ प्रीशा उसको देख रही थी और निशा शौर्य का हाथ पकड़ कर खड़ी थी। त्रिशा अपने पति शरद का हाथ पकड़ने के लिए उसके करीब जाती है तो शरद उससे दूर खड़ा हो जाता है और त्रिशा को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। शरद दादी से कहते हैं, अंडरस्को दादी आपने तो कहा था शादी के बारे में गांव में किसी को नहीं पता, अगर यह साड़ी पहनकर जाएंगे तो कैसा लगेगा, रहने दीजिए। दादी शरद को देखकर कहती है, अंडरस्को मानना पड़ेगा तू अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करता है। फिर दादी अपनी पोता बहुओं से कहती है, अंडरस्को रहने दो छोरियां, कोई बात नहीं, गांव में ऐसा अभिनय करना जैसे अभी तुम्हारी शादी ना हुई हो। तीन लड़कियां अपना सार हमन हिला देती। दादी कहती है, अंडरस्को देखो तुम तीन जूड़ों का जितना भी नहीं मटका है सब सफर के बीच कर लेना, क्योंकि गांव जिन के बाद तुम सबको शादी तक एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है। दादी की बात सुनकर तो दोनों कपल शर्माते हैं और त्रिशा भी, लेकिन शरद के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि उसका उपयोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांव जाने के लिए इन लोगों ने एक बस ऑर्डर की थी, अब सबके सब बस में बैठ जाते हैं। बस में चढ़ते वक्त श्लोक त्रिशा को हाथ देता है और शौर्य निशा को। त्रिशा सोचती है शरद उसको हाथ देगा, लेकिन शरद तो फिर से त्रिशा को इग्नोर करके चला जाता है। बस के अंदर डबल सीट थी, इसलिए त्रिशा और श्लोक साथ बैठे थे और निशा शौर्य साथ में बैठे थे। दादी और अंजलि मल्होत्रा एक सीट पर बैठे थे, लेकिन त्रिशा अकेली ही एक सीट पर बैठी थी और शरद तो उसके पीछे वाले सीट पर अकेला बैठा था। त्रिशा जब उसके पास जाने को सोचती तो शरद वहां से कहीं और बैठ जाता। त्रिशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी।
थोड़ी दूर जाकर बस एक जगह रुकती है, जहां पर मिस्टर और मिसेज साहनी निशा की मम्मी पापा बस चढ़ते हैं। और थोड़ी देर और आगे जाने पर त्रिशा और प्रिशा की मम्मी पापा मिस्टर एंड मिसेज मेहरा बस चढ़ते हैं। इसलिए शरद को अब मजबूरन त्रिशा के बगल में बैठना पड़ जाता है। लेकिन त्रिशा के बगल में बैठने के बाद शरद त्रिशा को नजरअंदाज कर रहा था, जैसे कि उसके अगल बगल में कोई बैठा ही ना हो, वह अकेला है। शरद की इन हरकतों की वजह से त्रिशा का दिल जलने लगता है। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी समस्या क्यों हो रही है। शरद ने उसे इग्नोर किया है। अब त्रिशा थोड़ी खास लगती है, ये सोचकर कि शरद उसको पानी देगा, लेकिन शरद तो उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और ड्राइवर की सीट के पास वाले सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक ढाबे पर रुकती है। दादी जी कहती है, अंडरस्को सबका सब उतरो, यहाँ खाना खा लो, बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, और जो भी काम करना हो कर लो, बीच में गाड़ी रोकने को बोलोगे तो हदियां तोड़ेंगे। दादी की आवाज सुनकर सबके साथ गाड़ी से उतर जाते हैं, ढाबे के अंदर चले जाते हैं। ढाबे का मालिक कहता है, अंडरस्को नमस्ते, आप क्या चाहते हैं? क्षमा करें, कृपया पहले आए और हमें ऑर्डर दें। सभी लोग अंदर आने लगते हैं और ढाबे का मालिक सबकी गिनती करता है कि कितने लोग हैं। अब ढाबे का मालिक एक जोरदार आवाज में कहता है, अंडरस्को छोटू कहाँ मर गया, देख ग्राहक आया है, कुछ क्या चाहिए, चाय नाश्ता पानी खाना? पीछे से छोटू की आवाज आती है, अंडरस्को जी सरदार जी अभी पूछ रहा। अब छोटू जाकर हर टेबल पर ऑर्डर लेने लगता है। एक टेबल पर श्लोक, शौर्य, शरद और ड्राइवर जी बैठे थे। दूसरी टेबल पर निशा, त्रिशा, प्रिशा, अंजलि मल्होत्रा और दादी जी बैठी थी। पहले छोटू लड़कों का ऑर्डर लेता है और जाकर सरदार जी को दे देता है। फिर छोटू लेडीज के पास आकर कहता है, अंडरस्को और जी आप सब तो बड़े सोने लग रहे हो, वैसे आप सब क्या खाना चाहते हो? निशा कुछ सोचकर कहती है, अंडरस्को मुझे वेज बिरयानी और रायता खाना है, पनीर की सब्जी के साथ। त्रिशा कहती है, अंडरस्को मुझे आलू के पराठे विद एक्स्ट्रा घी खाना है। त्रिशा कहती है, अंडरस्को मुझे कुछ भी चलेगा, एक काम करना, आपके यहाँ जो भी सबसे अच्छा है वो लेकर आए। दादी कहती है, अंडरस्को मारे को 2 देसी घी के पराठे चाहिए, वैसे लड़कों ने के ऑर्डर किया है। छोटो जल्दी जल्दी अपने रापचिक अंदाज में बोलता है, अंडरस्को लाल आंखों वाले भैया ने दाल चावल, हरी आंख वाले भैया ने पुलाव और नीली आंखों वाले भैया ने राजमा चावल। छोटू जल्दी से बोलकर एक लंबी सांस लेता है। दादी कहती है, अंडरस्को अरे लड़के इतनी जल्दी ना बोल, ना तो सांस फूल जाएगी। छोटू हंसते हुए कहता है, अंडरस्को बिजी चिंता मत करो, यह तो मेरे रोज का काम है। तभी दूसरी टेबल प्रति ड्राइवर के गले में खाना अटकने की वजह से वो खांस रहा था, तो शरद ने जल्दी से ड्राइवर को पानी पिला दिया। ये सीन देखकर तो त्रिशा को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि उसको अपनी भावना समझ में नहीं आ रहा है कि वह गुस्सा है या दुखी। खाना खाने के बड़ी दादी और अंजलि मल्होत्रा वॉशरूम चली जाती है। त्रिशा अपनी दोनों बेस्टी से कहती है, अंडरस्को शरद आपने आपको समझा क्या है, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। निशा मुंह बनाकर कहते हैं, अंडरस्को क्यों, अब क्या कर दिया उसने, वापस छेड़ा। त्रिशा गुस्से में कहती है, अंडरस्को वही तो दिक्कत है कि वह मुझसे कुछ कर नहीं रहा है, सुबह से बस मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। निशा कहती है, अंडरस्को कहीं तो उससे प्यार तो नहीं करती जो उसे इग्नोर करने से तुझे गुस्सा आ रहा है। त्रिशा नजरें चुरा कर खुद को देखती है, फिर पूरे आत्मविश्वास में कहती है, अंडरस्को नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस आदत हो गई है उसे छेड़खानी की। त्रिशा कहती है, अंडरस्को वास्तव में फिर आपके भाव कुछ और क्यों कह रहे हैं? त्रिशा अपने चेहरे को छूती हुई कहती है, अंडरस्को मेरे भावों का क्या हुआ, क्यों कैसे लग रहा है मेरा चेहरा? त्रिशा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को लाली की तरह गुलाबी। त्रिशा कहती है, अंडरस्को गुस्सा तो आएगा ना, उसकी लाली है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? निशा कहती है, अंडरस्को देख, शरद वॉशरूम जा रहा है, यही सेम टाइम है, जेकर उसको पूछ ले कि वो तुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। चैप्टर 33 किस्मी जान। निशा कहती है, अंडरस्को मुझे लगता है शरद वॉशरूम जा रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। त्रिशा नाम आंखों से गुस्से में बोलती है, अंडरस्को मैं उससे माफी मांगू, गलती उसकी है, वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है, मैं नहीं। प्रिशा कहती है, अंडरस्को कोई बात नहीं, उससे बात मत करो, तब वो तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। फिर एक छोटे बच्चे की तरह रो और मुझे मत बताओ कि बहन वो मुझे अनदेखा कर रहा है। त्रिशा अब थोड़ा घबरा जाती है और निशा की बात को याद कर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। पुरुषों का शौचालय। त्रिशा बिना कुछ सोचे समझे सीधा वॉशरूम में घुस जाती है और सामने देखती है शरद वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रहा था। शरद त्रिशा को देखकर शॉक हो जाता है कि वो मेंस वॉशरूम में क्या कर रही है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेता है और त्रिशा को फिर से इग्नोर कर रहा था। त्रिशा को अब बहुत गुस्सा आता है
और उसकी शक्ल रोने जैसी बन जाती है। शरद हर बात को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के उदास चेहरे को नहीं। शरद रोटी त्रिशा को देखकर कहता है, अंडरस्को व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग? त्रिशा हैदराबादी भाषा में बोली, अंडरस्को कैकू रोरी बोलेटो तो इच मेकू रुलारा। इतनी सुंदर बीवी को इग्नोर कर सकता है? शरद बिना अभिव्यक्ति कहता है, अंडरस्को लेकिन तुम तो चाहती थी मैं तुमसे दूर रहूं। त्रिशा शरद के करीब जाकर उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मरते हुए कहती है, अंडरस्को दूर रहने को बोली, इग्नोर करने को न। शरद कहता है, अंडरस्को जान, बिना इग्नोर किए दूर कैसे रहती है? त्रिशा मुंह बनकर कहती है, अंडरस्को वैसी जैसे मैं तेरे से रायती। शरद अज्ञात अभिव्यक्ति के साथ कहता है, अंडरस्को तुम मुझसे कैसे दूर रहती हो, मुझे नहीं पता, जरा सिखो तो। त्रिशा शरद को तिरछी नजर से घूर कर कहती है, अंडरस्को बस बहुत हो गया तेरा, मेरे को पागल सोचता है लेकिन सोब मालूम तू होना बोल के इग्नोर कर रहा। शरद पिल्ला चेहरा बनकर कहता है, अंडरस्को सच तो बताओ तुम क्या जानते हो? त्रिशा सिसकते हुए कहती है, अंडरस्को ये कि मेरे को सता के तू बहुत मजे ले रहा। शरद मासूम चेहरा बनाकर कहता है, अंडरस्को मैंने तुम्हारे कौन से मजे लिए, बताओ मैंने क्या किया? त्रिशा गुस्से से लाल होते हुए बोली, अंडरस्को मेरे से शर्त लगाए वाह जीतने की कोशिश कर रहा तू, लेकिन अफसोस तू नहीं जीत सकता। शरद थोड़ा तिरछी मुस्कान करता है और कहता है, अंडरस्को अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। त्रिशा अब थोड़ा घबरा जाती है और शरद को वॉशरूम की दीवार पे धक्का देकर अपने हाथों से दीवार के आसपास लगा शरद को अपने गिरफ्त में लेकर कहती है, अंडरस्को जान के बच्चे में टैरे को जाने नहीं दूंगी। शरद को अपनी मासूम बीवी पर प्यार तो बहुत पहले था, लेकिन अपनी त्रिशा की हरकतें काफी थी शरद को पिघलाने को। शरद को देखकर त्रिशा कहती है, अंडरस्को ठीक है, मानती हूँ अपनी हार, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करने वाला व्यवहार, अब तो मैं हर भी मन ली, प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो, मुझे इग्नोर मत करो, तारांकन। त्रिशा ये सब कहते हुए एक मासूम सी बच्ची लग रही थी, किसकी आंखों में अभी सिर्फ और सिर्फ आंसू थे शरद के इग्नोर के वजह से। शरद त्रिशा को देखता है कि वो रो रही है, इसलिए वो अब जल्दी से उठता है और त्रिशा को दीवार से चिपका देता है, लेकिन त्रिशा अभी भी शांत नहीं होती और वो जोर जोर से रोने लगती है। त्रिशा की ऐसी हालत देखकर शरद उसको अपनी गोद में उठाकर वॉश बेसिन के बगल वाले बेसमेंट पर बैठा देता है और अपने हाथों से त्रिशा के आंसू पूछता है। त्रिशा जब अपने चेहरे पर खुरदुरी उंगलियों को महसूस करती है तो वह नजरें उठाकर शरद को देखने लगती है। त्रिशा शरद के चेहरे पर स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसके रोने से शरद को कितना फर्क पड़ता है। त्रिशा के रोने से शरद का दिल जल रहा था और वो सिर्फ त्रिशा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। त्रिशा पता नहीं क्यों, लेकिन शरद के पास बहुत गर्म और सुरक्षित महसूस कर रही थी। त्रिशा का ये एहसास बहुत नया था। त्रिशा अपना गुस्सा शांत करके सामान्य हिंदी भाषा में बोलती है, अंडरस्को देखो इस बार मैं सिर्फ रो रही हूँ, अगली बार तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शरद त्रिशा के बातों को सुनकर बहुत प्यार से कहते हैं, अंडरस्को मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नादानी तुम्हें इतनी बुरी लगेगी। त्रिशा बहुत प्यारी आवाज में कहती है, अंडरस्को ये ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार इसे मत दोहराना। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि जब आप मुझ पर गुस्सा होंगे तो अपना गुस्सा मुझ पर कैसे जाहिर करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक समाधान है। शरद मुस्कुराता हुआ कहता है, अंडरस्को तो मेरी जान के पास एक समाधान है, बताओ ये उपाय क्या है? त्रिशा घमंड से मुस्कुराती हुई कहती है, अंडरस्को आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं और मुझे डांट सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? शरद त्रिशा के माथे पर चुंबन कर कहते हैं, अंडरस्को मुझे खेद है और मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपको कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। त्रिशा भी खुश हो जाती है और खुशी से शरद के गाल पर किस कर देती है। त्रिशा की किस की वजह से शरद के गाल थोड़े से लाल होने लगते हैं, उसे अपने गाल पर गर्मी का एहसास होता है। त्रिशा तो अब खुशी से जाना चाहती थी, लेकिन शरद त्रिशा का कमर पकड़कर त्रिशा को अपने करीब खींच लेते हैं, जिसकी वजह से त्रिशा सीधा शरद के सीने से टकरा जाती है। त्रिशा अपना सारा उठाकर शरद को देखकर कहती है, अंडरस्को ये क्या है, तुमने मुझे इस तरह क्यों खींचा? शरद त्रिशा के कमर को और कसते हुए बोला, अंडरस्को पहले मुझे बताओ जान, तुमने मेरे चेहरे पर क्या किया? त्रिशा शर्मते हुई कहती है, अंडरस्को ये सिर्फ एक उत्साह था, इसके अलावा कुछ मत सोचो, मैंने कुछ नहीं किया। शरद उत्साहित होकर कहता है, अंडरस्को एक बार और करो, मैं तुम्हारे होंठ महसूस करना चाहता हूँ। शरद के मुंह से ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी वॉशरूम में खड़े सारे लड़के कहते हैं, अंडरस्को भाई साहब एक बार आप अपना कार्यक्रम चालू करने से पहले आसपास भी देख लेते हैं।
वॉशरूम में इतने सारे लोगों को देखकर त्रिशा की तो सिटी पिट्टी गम हो चुकी थी और वह बस हैरानी में सबको देख रही थी। शरद भी अपनी बीवी के चक्कर में भूल चुका था कि लड़के का वॉशरूम में खड़ा है। त्रिशा शरद को घूरते हुए कहते हैं, अंडस्को मुझे पता चल गया है तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया मुझे सताने के लिए। शरद सबको एक तिरछी नजर से घूर कर देखते हैं तो वहां का सारा माहौल गर्म होता है और सभी डर के मारे भाग जाते हैं। त्रिशा देखती है कि सभी डर के मारे भाग गए और शरद बस उसी को निहार रहे हैं। शरद त्रिशा के सर को प्यार से सहलते हुए कहता है, अंडस्को मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया जान, वह तो तुम्हारी खुशबू है जिसकी वजह से मैं खो गया। शरद की फ्लिटी लाइन सुनकर त्रिशा शर्मा जाती है और उसे धक्का देकर बाहर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन शरद त्रिशा को भगाने नहीं देता और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। त्रिशा चटपटा कर कहती है, अंडस्को प्लीज मुझे छोड़ दो जान, मैं जाना चाहता हूँ। शरद बहुत संवेदनशील आवाज में त्रिशा को कहता है, अंडस्को ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मुझे किस करो जान। त्रिशा बहुत शर्मा रही थी लेकिन बहुत जल्दी से शरद की गाल पर एक किस कर देती है जिसकी वजह से शरद की पकड़ ढीली हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर अपनी त्रिशा भाग जाती है। थोड़ी देर बाद शरद भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। आप सभी लोग अपना खान पान करके वापस गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। इस बार शरद और त्रिशा भी पास बैठे थे बहुत ही प्यार से और सफर इतना लंबा था कि रास्ते में त्रिशा अपना सर शरद के कंधे पर रखकर सो गई, निशा शौर्या के और प्रिशा श्लोक के कंधे पे सर रख के सो गए। थोड़ी देर बाद सभी लोग गांव पहुंच गए। बस सीधा जाकर एक राजमहल के बाहर रुक गई। चैप्टर 34 मीट प्रजारनाइजर। आप सभी लोग गांव पहुंच गए और बस सीधी हवेली के आगे रुकी थी। सभी लोग एक एक कर बस से नीचे उतरते हैं और शानदार सी हवेली को देखने लग जाते हैं। तभी कुछ नौकर आकर कहते हैं, अंडस्को खानी खानवा हुकुम सा, आप सब अंदर जाही, हम सामान पहुंचा देंगे। दादी सा सभी को अंदर लेकर जाती है और सारे नौकरों से परिचय करवाते हैं और कहती है, अंडस्को अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो भोला और भिश्ती को बुला लो। सभी लोग दादी की बातें मान जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हॉल में दादी सा नौकरों को कहती है, अंडस्को देखो ये जो 3 लड़कियां मैं हूं ना, तुम्हारी होने वाली हुकुमरानी सा है। हमारे 3 हुकुम सौ की होने वाली बिंगनिया, इनका खास ख्याल रखना, कोई भूल चूक मंजूर ना होगा। बोला और भिश्ती कहते हैं, अंडस्को फिक्र ना करो दादी सा, कोई भूल चूक ना होगी, सब बढ़िया हो जाएगा। दादी रुक कर कहती है, अंडस्को सुनो, आप शाम से सारी तैयारी शुरू कर लो, हल्दी मेहंदी संगीत और शादी में कोई कमी ना होके चाहिए। भोला कहता है, अंडस्को निश्चिंत रहिए दादी सा, सारे गांव के लोग आ चुके हैं, हमारे कुंवरसा और कोवरानियों को देखें, सभी शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। दादी कहती है, अंडस्को अच्छा ठीक है, शाम में कुंवर और कोबरानियों को मिल सकते हैं, गांव वाले सभा आयोजित करो। भिश्ती चाहते हुए कहती है, अंडस्को फिक्र कोनी करो दादी साहब, सब कुछ पहले से तैयार है। दादी कहती है, ठीक है, और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिश्ती और भोला हमारे तीनों कपल्स के कमरे में जाते हैं और उन्हें आज शाम को पहनने के लिए शाही पोशाकें और आभूषण देते हैं। हमारे 3 जोड़े भी बहुत ही प्यार से ले लेते हैं और उन्हें पहनकर तैयार होते हैं। शाम का वक्त। निशा शौर्य। निशा ने एक बहुत ही सुंदर का हरे रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था और सर पर घूंघट डाला हुआ था। हाथों में हरी चूड़ियां सुनहरे कंगन के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। निशा हरे रंग के आउटफिट में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और उसके आउटफिट में निशा किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। शौर्या ने भी एक हरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी और सर पर पगड़ी और हाथों में एक तलवार थी, बस शौर्या को एक किंग की लुक दे रही थी। श्लोक प्रिशा। प्रिशा ने एक गहरे नीले रंग का लहंगा पहना था, सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था, जिसके हाथों में नीली चूड़ियां हीरे के कंगन के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। प्रिशा किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। श्लोक ने एक नीले रंग की शेरवानी पहनी थी जिसमें एक सफेद रंग का कुंदन का माला था, जिसमें वह किसी महाराज से कम नहीं लग रहा था, और उसके सिर पर जो पगड़ी थी वह तो उसकी शोभा और बढ़ रही थी और हाथ में तलवार भी। शरद। त्रिशा एक स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहनकर आ रही थी जिसमें वह बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी। त्रिशा ने हीरे का हार और हीरे की चूड़ियां पहन ली, जो उसके हाथों का और गर्दन की शोभा बढ़ा रही थी। अगर कोई त्रिशा को देख ले तो बस देखता ही रह जाए, इतनी खूबसूरत लग रही थी। शरद ने एक स्काई ब्लू कलर की शेरवानी, हाथों में तलवार, सर के ऊपर आसमानी रंग की पगड़ी, विठल ब्रोच, किसी किंग से काम नहीं लग रहा था, एक दूसरे के लिए बने थे लग रहे थे ये दोनों। दादी तो अपने पोते और फोटो बहुओं को देखकर बहुत खुश होती है और नजर उतारती है। मिसेज मेहरा और मिसेज साहनी अपनी बेटियों को इतना प्यार मिलता देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखों से पानी झलकता है।
दोनों की माँ बहुत खुश थी, उन्हें इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। अब थोड़ी सी देर में सारी प्रजा आ जाती है और अपने 3 कुंवरसा और कुंवरानी देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बातें करते हैं। और अपने 3 कुंवरसा और कुरीसा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बातें करते हैं। भीड़ में एक औरत कहती है, अंडस को वाह, वे बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। एक बुजुर्ग सा आदमी कहता है, अंडस को कितने साल को बरसा ने हमारा ख्याल रखा, अब उनकी जिंदगी में भी कोबरानियां आ रही हैं ख्याल रखने। और एक बुजुर्ग औरत कहती है, अंडस को भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, घने सुंदर लग रहा है साथ में। एक और आदमी कहता है, अंडस को, हां बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुंवरसा और खुबरानी सा दोनों की किस्मत खुल जाएगी एक दूसरे को पाकर। और एक सामान्य सी लड़की कहती है, अंडस को ऐसा लग रहा है भगवान ने तलाश के भेजा है इन जोड़ों को। सभी वैसे ही बहुत देर तक बातें करती हैं कि जोड़ी बहुत सुंदर है, कितने सुंदर लग रहे हैं, और सब बहुत सारा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और सभा खत्म होती है। महल के अंदर दादी बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, अंडस को आज तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार को इतना आशीर्वाद, प्रेम और सम्मान जो मिला है प्रजा से। श्लोक कहता है, अंडस को, ठीक है दादी, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हो, ये तो सामान्य बात है ना। दादी श्लोक के चेहरे पर अपना हाथ रख बहुत प्यार से कर कहती है, अंडस को, थारे को कोई फर्क ना पड़ेगा छोरा, क्योंकि तू नेकी कर दरिया में डालतो है, लेकिन हमारे को बहुत फर्क पड़ता है। शरद कहता है, अंडस को क्या फर्क पड़ता है दादी, प्रजा की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है, तो हम उसे याद क्यों रखें। दादी बहुत ही प्यार से कहती है, अंडस को, आज हमने प्रजा की आंखों में विश्वास देखा है और तुम्हारे प्रति सम्मान देखो है। शौर्य कहता है, अंडस को, कैसा विश्वास, विश्वास तो उन्हें हम पर हमेशा था। दादी कहती है, अंडस को, तुम तीनों पर तो हमेशा प्रजा को विश्वास था, लेकिन आज हमने प्रजा की आंखों में तुम तीनों की बीवियों पर विश्वास देखा है कि वह कभी तुम्हारे रास्ते में कड़ा ना बनेगी, और तुम्हें हम अपने फर्ज से मुंह फेरने के लिए भी ना कहेंगे। जो भी हो, हम तो आज बहुत खुश हैं, तुम सब भी जाकर अपने कमरे में सो जाओ। 3 जोड़े अपने कमरे में जा ही रहे थे कि दादी रोककर कहती हैं, अंडस को, अब से शादी तक तुम 3 एक कमरे में नहीं रहोगे, लड़के अलग कमरे में रहेंगे और लड़कियां अलग कमरे में रहेंगी। और तुम्हारा फोन भी मेरे पास रहेगा शादी तक। किशोर लड़की का उदास चेहरा बनाकर अपना फोन दे देते हैं और लड़के भी अपना फोन दे देते हैं। अब लड़के और लड़कियां अलग अलग कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। चैप्टर 35 हल्दी की रस्म। श्लोक, शौर्य और शरद अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और अपनी 3 लड़कियों को एक गेस्ट रूम में ठहरा दिया जाता है, क्योंकि शादी तक दूल्हा दुल्हन का मिलान दादी ने मना किया। अगली सुबह महल में बहुत ही ज्यादा चहल पहल हो रही थी, क्योंकि आज हल्दी की रस्म थी। हॉल में सब कुछ पीले और सफेद रंग के फूलों से सजा हुआ था। सब लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और हॉल के बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था, जहां एक तरफ दूल्हे बैठेंगे और एक तरफ दुल्हन। थोड़ी ही देर में 3 लड़के नीचे आते हैं। तीनों ने पीले रंग की कुर्ती और सफेद रंग की धोती पहनी थी, जिसमें उनका चौड़ा सीना बहुत ही आकर्षक लग रहा था। दूल्हे के आने के बाद दुल्हन भी सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। उतरते वक्त ये तीनों किसी क्वीन से कम नहीं लग रहे थे। अब थोड़ी ही देर में हल्दी की रस्म शुरू होती है। तीनों लड़के पर्दे के एक तरफ बैठे थे और तीनों लड़कियां दूसरी तरफ बैठी हुई थी। सबसे पहले शौर्य को हल्दी लगती है, फिर शौर्य की झूठी हल्दी निशा को लगाते हैं। श्लोक हल्दी लगती है और श्लोक की झूठी हल्दी त्रिशा को लगती है। आखिर में शरद को हल्दी लगती है और शरद की झूठी हल्दी त्रिशा को हल्दी लगती है। आखिर में दादी जी कहती हैं, अंडस को, दुल्हे और दुल्हन को ले जाकर स्नान करा दो। एक बूढ़ी औरत हमारी 3 हीरोइनों को लेकर उनके कमरे में चली जाती है और लड़के खुदवा खुद गार्डन में चले जाते हैं अपने कुछ गार्ड के लिए। लड़कियों के कमरे। त्रिशा कहती है, अंडस को, हे तूने देखा मेरा पति कितना हैंडसम लग रहा था। निशा कहती है, अंडस को, हाँ मेरा वाला भी एटम बम लग रहा था। त्रिशा शर्माते हुए कहती है, अंडस को, हमारे श्लोक जी को देखकर हमारा मन कर रहा था कि अभी किडनैप करके उनको चुंबन का चिन्ह किस दे दे। वहां खड़ी बूढ़ी औरत कहती है, अंडस को, लगता है हमारे तीनों कोबरानियों को कुंवरसा की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। ये बात उसने बूढ़ी औरत में हमारी 3 हीरोइनों को छेड़ने के लिए बोला था, लेकिन हमारी हीरोइन तो बूढ़ी औरत पर बारी पड़ गई। त्रिशा कहती है, अंडस को, जाहिर है आंटी मुझे तो बड़ा याद आ रहा है। आपकी शादी के समय भी तो अंकल जी को देखने का मन किया होगा। बूढ़ी औरत त्रिशा के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर एकदम चौंका जाती है। तभी निशा एक और झटका देकर कहती है, अंडस को, आंटी जी बहुत स्पीड में होगी, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी उनके उम्र बीत गई, उनके 4 बच्चे भी हो गए। त्रिशा कहती है, अंडस को, मैं बस अपने पति से मिलना चाहती हूँ।
तभी निशा की नजर खिड़की पर जाती है, जहां सामने वाले बगीचे में उनके पति एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे थे। निशा खुशी से कहती है, अंडरस्को भगवान में सुन ली मेरा पति सामने, मैं तो जा रही हूँ बालकनी कूद के। त्रिशा खिड़की के पास जाकर अपने पति को देखकर कहती है, अंडरस्को मेरा पति कितना हॉट लग रहा है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जॉन कैसे, मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। त्रिशा कहती है, अंडरस्को एक काम करते हैं, यहाँ से एक बेडशीट बांधकर मैं और निशा नीचे उतार कर चले जाते हैं और तेरे पति को तुझे पकड़ने के लिए भेजते हैं। त्रिशा खुशी से कहती है, अंडरस्को चलेगा, आप किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हो क्या, बंद के खुदो ना। तीनों लड़कियां बेडशीट बांधते हैं, त्रिशा और निशा नीचे उतर जाते हैं। निशा देखती है कि 3 लड़के उनकी तरफ से पीट करके सामने शरद से बात कर रहे हैं। निशा सीधा भागते हुए जाती है और शौर्य को गले लगा लेती है और उसको पकड़कर कहती है, अंडरस्को मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। त्रिशा भी श्लोक को गले लगाकर कहती है, अंडरस्को मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी हबी। तो फिर निशा शरद को देखकर बोली, अंडरस्को त्रिशा ना खिड़की से कूद नहीं पा रही है, जाकर उसको पकड़ लो वरना गिर जाएगी। जैसा कि यही बात सुनता है, सीधा भागकर खिड़की के पास जाता है और त्रिशा से कहता है, अंडरस्को बेबी कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। त्रिशा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर जल्दी से कूद जाती है और शरद उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अब सभी लोग अपनी अपनी बीवी को लेकर एक कोने में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। शौर्य और निशा। शौर्य निशा से पूछता है, अंडरस्को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुमने मेरी आंखें देखे बिना मुझे कैसे पहचान लिया। निशा शर्माते हुए कहती है, अंडरस्को क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है। शौर्य कहता है, अंडरस्को इस बात का मजाक मत करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कितनी सच्ची हैं। निशा कहती है, अंडरस्को मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको अपने पति होने के सारे अधिकार देना चाहता हूँ, मेरा मतलब यही था। शौर्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और निशा को बहुत टाइट हेट करता है, निशा भी उसको अच्छे से हक कर लेती है। श्लोक और प्रिशा। श्लोक कहता है, अंडरस्को वाइफी खुद का ख्याल रखो, देखो तुम इतने ऊपर से आए, अगर तुमको चोट लग जाती तो। प्रिशा प्यार से कहती है, अंडरस्को लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत ऊब गया था। श्लोक कहता है, अंडरस्को आज तुमने कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा मत करना। श्लोक कहता है, अंडरस्को कुछ जरूरी बात है कि तुम खिड़की से कूदकर मुझसे मिलने क्यों आए हो। प्रिशा कहती है, अंडरस्को कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था। शरद और त्रिशा। शरद कहता है, अंडरस्को क्या हुआ जान, तुम मेरे बिना रह नहीं पाए, जो मेरे लिए खिड़की से कूदने चली। त्रिशा अपना मुंह फेरते हुए कहती है, अंडरस्को हाँ तो तुम तो मेरा टाइम पास हो, तुम्हारे बिना तो मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था। शरद कहता है, अंडरस्को अच्छा तो कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, बस टाइम पास के लिए आए हो। त्रिशा जल्दी से कहती है, अंडरस्को अरे नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, समझ जाओ ना। शरद कहता है, अंडरस्को क्या समझा, तुम समझो ना। त्रिशा शर्माते हुए अभी भी शरद के ही गोद में थी और ठीक है कांधे में अपना शक्ल छुपा रही थी। शरद त्रिशा के गर्दन पर किस करके बोला, अंडरस्को बेबी मैं नाराज हो जाऊंगा अगर तुमने मेरी विश पूर्ण नहीं की तो। त्रिशा चौंक कर बोली, अंडरस्को आपकी इच्छा क्या है, मैं नहीं जानता। शरद उसके कान में कहता है, अंडरस्को मैंने तुमसे वॉशरूम में एक किस मांगा था, तो मुझे किस करो डालेंगे। त्रिशा किस करने वाली ही थी कि उनको दादी जी की आवाज सुनाई देती है। तब तीनों भाई एक सीधी लेकर अपनी तीनों बीवी को खिड़की से वापस उनके कमरे में भेज देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।